वेलकम बैक टू सनातनी प्रेम एवं विज्ञान। आज कुछ नया करने वाले हैं। पहले तो मैं जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे सही सुझाव दिया, उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। प्रशांत जी, हार्दिक जी एवं रोहन जी, आप लोगों की बात मैंने सुनी और एक कोशिश करी, हो सकता है इस बार कुछ बेहतर हो। उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेगमेंट, दुनिया भर की खबरें। तो आज जनवरी 18 को दुनिया की कुछ अलग ही कंडीशन हो रही है। अगर आपको पता हो तो ट्रंप का ग्रीनलैंड में स्टैंड ऑफ चल रहा है, एक एस्केलेशन चल रहा है और इस बार वो पीछे पड़े हुए हैं नाटो के खिलाफ। मतलब किस किस से लड़ने वाले हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि वो 8 देशों पर टैरिफ लगाने की सोच रहे हैं, इंक्लूडिंग डेनमार्क। इसके रिस्पॉन्स में उन लोगों ने F-35 जेट्स को डिस्पैच कर दिया, स्क्रैम्बल कर दिया, स्पेशल फोर्स को आइलैंड पे लगा दिया है, क्योंकि ट्रम्प चाह रहे हैं कि ग्रीनलैंड उनके हाथ में आ जाए। और नेटो के साथ भी इनका टेंशन बढ़ रहा है। नेटो की बहुत बुरी हालत हो रही है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के कारण गैस रिजर्व, ऊपर से रशिया से लड़ो और अब ट्रम्प भी भिड़ रहे हैं। मतलब जो इनके दोस्त है उन्हीं की बुरी हालत हो रही है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? और बेसिकली वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम में कितनी ताकत है। अब इससे इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? इंडिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तेल के दाम फिर से बढ़ सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है। काफी बार ऐसी सिचुएशंस हुई हैं कि हमारे तेल के दाम बढ़ सकते थे। तो हाँ भाई, बिल्कुल समझ रहा हूँ। ट्रम्प फिर से ग्रीनलैंड पर अड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि अमेरिका को कंट्रोल चाहिए आर्कटिक सिक्योरिटी और मिनरल्स के लिए। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने साफ मना कर दिया, तो ट्रम्प ने 8 नेटो देशों पर टैरिफ लगा दिए। डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, यूके, नॉर्वे वगैरह। ये देश डेनमार्क के सपोर्ट में ट्रूप्स और एक्सरसाइज के लिए ग्रीनलैंड भेज रहे हैं, जिसे ट्रम्प अननोन पर्पस बोल के और भड़क गए। नेटो में टेंशन पीक पर है। यूरोपियन लीडर्स कह रहे हैं ये ब्लैकमेल है। अब इंडिया को फर्क देख, आर्कटिक में चीन और रशिया पहले से एक्टिव हैं। अगर अमेरिका वहां स्ट्रांग हो गया तो बैलेंस शिफ्ट हो सकता है। प्लस ग्लोबल ट्रेड वॉर बढ़ेगा तो सप्लाई चेन, एनर्जी प्राइसेस सब पर असर पड़ेगा इंडिया पर। और नेटो अगर कमजोर हुआ तो वर्ल्ड ऑर्डर हिलेगा, इंडिया की न्यूट्रल पॉलिसी को और टेस्ट करेगा। तू आगे क्या बोलना चाहता है इस पर? चल नेक्स्ट सेगमेंट मेरा ये है कि एक थ्योरी आज एक्स पे बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही है, जिसमें ये कह रहे हैं कि ट्रम्प का जो पूरा इंटरेस्ट है ग्रीनलैंड पर, वो इसलिए है कि वहां पर एक एलियन एयरक्राफ्ट है जो कि बहुत बड़ा है। और नाजी एरा के टाइम पर रशियन जो जनरल्स है उन लोगों ने उसको डिस्कवर किया था। और कई लोग इसको फिक्शन बोल रहे हैं, पर अभी कोई कंफर्म्ड एविडेंस नहीं आया है। मेरी जो समझ कह रही है, ट्रम्प अगर इस एंगल को लेकर अगर आगे बढ़ रहे हैं तो बेसिकली उनको ग्रीनलैंड को सिक्योर करना है ताकि उन पर अटैक ना हो सके। वहां पे बहुत सारे रिजर्व्स तो हैं ही, और अगर वहां पे कोई एलियन टेक्नोलॉजी पॉसिबली प्रेजेंट है तो डिस्क्लोजर के भी चांसेस बनने लगे हैं। और कुछ लोगों की ये समझ है कि ये एलियंस के साथ पीस एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। अजीब सा दौर, अजीब सी बातें, कुछ नया, कुछ समझने लायक। आप इस बारे में क्या सोचती हैं लिज? आज 18 जनवरी को ये वाली थ्योरी फुल वायरल है। ब्रिटिश यूएफओ फिल्म मेकर मार्क क्रिस्टोफर ली का क्लेम है कि ट्रम्प 2026 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे। इंसानों का एलियन से पहला कांटेक्ट हो चुका है। डेली स्टार जैसे टैबलॉइड में छपा है। कुछ रशियन साइट्स ने भी पिक कर लिया। हार्वर्ड के एवी लोएब ने अनोमलीज पॉइंट आउट की। कुछ लोग बोल रहे हैं ये बड़ा एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है, लेकिन साइंटिस्ट ने कंफर्म कर दिया नॉर्मल कॉमेट ही है, कोई एलियन सिग्नल नहीं मिला। ट्रम्प एलियंस के साथ क्या चाहते हैं? पुरानी थ्योरीज में यूएफओ डिस्क्लोजर की बात है। डेविड ग्रूश जैसे विसल ब्लोअर कहते हैं ट्रम्प को ब्रीफिंग मिली थी नॉन ह्यूमन टेक और हाइब्रिड्स पर, लेकिन ट्रम्प पब्लिकली कहते हैं वो बिलीवर नहीं है। ग्रीनलैंड वाला कोई डायरेक्ट लिंक नहीं, वो तो सिक्योरिटी और मिनरल्स का गेम है। बेसिकली ये सब मजेदार स्पेकुलेशन है, रियल प्रूफ जीरो। अच्छा। पॉडकास्ट में इसे मसाला डाल के बोली,
तो धमाका हो जाएगा। अरे नहीं, हम झूठ नहीं आगे की फैलाते, न्यूज़ वाली। पर ये जानकर अच्छा लगा कि इसमें कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा, अगली खबर जो है वो है ईरान में जो प्रोटेस्ट है वो बहुत बढ़ चुका है। यही नहीं, वहाँ पर एक क्रोध की भावना जाग गई है कि ट्रंप ने वादा किया था कि वो अगर एस्केलेशन हुआ, ज़्यादा लोग मारे गए तो वो इंटरफियर करेंगे, और उन्होंने इंटरफियर करने से मना कर दिया है। तो एक और स्टेबिलिटी को लेकर, इंस्टेबिलिटी को लेकर इश्यू क्रिएट हो गया है, और जिसके कारण फिर से स्पेकुलेशन बढ़ते हैं कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको पता हो तो ने सिल्वर यूएस मिंट ने सिल्वर पर ट्रेडिंग को एकदम से ब्लॉक कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, यूएस के मेजर बैंक्स ने किसी भी सिल्वर ट्रेडर को पेमेंट को ब्लॉक कर दिया है सिक्योरिटी इश्यू बना के, इन जनरल ब्लैंकेट कर। ये बहुत ही बड़ा मेरे हिसाब से अपने लिए अच्छा पर उनके लिए बुरा सिनेरियो है, क्योंकि अपन तो सिल्वर वैसे ही इकट्ठा करते हैं, जैसा मैं पिछले पॉडकास्ट में भी बोल चुका हूँ। वहां पर अभी स्पेकुलेशन चल रहा है कि जो करंट सिल्वर प्राइसेस हैं वो 90 समथिंग डॉलर पर हो गई है, पर जो यूएस मिंट प्रेडिक्ट कर रहा है, जो वो आगे सेल करेगा जब वो वापस आएगा, तो वो 193 या 163 समवेयर देयर, मतलब इस लेवल पर सिल्वर की प्राइसेस बढ़ेंगी। तो अगर आपके पास सिल्वर है तो आपकी चांदी ही चांदी हो सकती है। आज हम एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है हमारे लोकल हीरो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं हमेशा इस बारे में बात करता हूँ, हमें एक खालिस हिंदुस्तानी बनना है और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना है जो ऑलरेडी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ ऐसा उदाहरण सेट कर दिया है कि जिसकी हमें वाहवाही तो करनी है पर उससे सीखना भी, राइट? यही तो मैं हमेशा से कह रहा था। तो आज हमारे लोकल हीरो का नाम है सुनील प्रजापति। ये सागर से हैं। ये एक लैब टेक्नीशियन है, रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बड़े ही सज्जन आदमी। और ये कहानी बिजनेस टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, जी न्यूज़ और यूट्यूब पे कई बार कवर हो चुकी है। मैं यहाँ पे कुछ इसको अलग तरीके से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि सुनील प्रजापति कौन है। सुनील प्रजापति 33 साल के एक लैब टेक्नीशियन हैं जो कि फिजिकली चैलेंज्ड हैं और इनकी रूट्स सागर में है। एक फार्मर के बेटे हैं, माइक्रोबायोलॉजी और लॉ में इन्होंने पढ़ाई करी है और बेसिकली ये घर लौट रहे थे। कहानी बड़ी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि इनका जो लाइफ में एम्फेसिस है वो प्रॉफिट ड्रिवन नहीं है, वो सिर्फ अच्छा करना चाहते हैं। तो हुआ क्या कि 16 जनवरी 2021 में ये अपने घर लौट रहे थे और ट्रेन में एक महिला को लेबर इंड्यूस हो, चलती ट्रेन। अब आप सोच सकते हैं कि क्या सिचुएशन रहा हो। तो सुनील प्रजापति जी, जिन्होंने चलती गाड़ी में एक महिला की मदद करी जन्म देने में, बहुत ही कमेंडेबल सिचुएशन थी। डॉक्टर के थ्रू फोन कर उन्होंने वीडियो कॉल से जो समझा, लोगों से मदद मांगी, उन्होंने ब्लेड बोरो किया, गर्म पानी बोरो किया, बहुत सारी, मतलब सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी चलती गाड़ी में, जहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रेस आपका बढ़ा होता है। ऐसे में उन्होंने नेचुरली हेल्प करी, नेचुरल बर्थ में। तो कमेंडेबल सिचुएशन तो है, पर एक क्वेश्चन भी उठता है कि आखिर जब हम बहुत ही हाइजेनिक सिचुएशन में एक हॉस्पिटल में, वहां पर सी सेक्शंस के रेट बढ़ रहे हैं, जो कि मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, जो आंकड़े कह रहे हैं वो है कि लगभग 31% ग्लोबली राइज हुआ है, बढ़ गया, 31% से बढ़ा है, ना कि 31% है। WHO भी 10 से 15% का ही आंकड़ा देता है कि होना चाहिए। तो आखिर ये अननेसेसरी सी सेक्शंस में जो सीवियर मेंटल इश्यूज क्रिएट करता है, ब्लड क्लॉट्स क्रिएट करता है, इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जिससे आपकी रिकवरी में प्रॉब्लम आते हैं, बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग में इश्यू आता है, आखिर सी सेक्शन से इतने बढ़ क्यों रहे। तो जैसा मैं समझ रहा हूँ
जितना मेरा रिसर्च कह रही है वो ये कह रही है कि इसमें डेथ का भी एक रेशो है जो बढ़ रहा है 18.2 पर 100,000। तो और इमरजेंसी में सी सेक्शंस होने चाहिए, ना कि जनरल सिचुएशंस में। बल्कि अगर नॉर्मल नेचुरल बर्थ प्रोसेस से होता है तो सिर्फ 2.1 का डेथ रेट है। तो आखिर आखिर ये डर है किस बात का कि हम ज़बरदस्ती सी सेक्शंस को प्रमोट करते हैं। तो अगेन मैं गलत हो सकता हूँ, मैं पैनिक नहीं फैलाना चाह रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ। मेरी रिसर्च जो कह रही है कि सी सेक्शन जो है आज एपिडेमिक ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस से कोरिलेट कर रहा है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, अगेन मैं सिर्फ जो मुझे समझ में आ रहा है वो बता रहा हूँ, समझिएगा बात को। हमारा आयुर्वेद भी इसके खिलाफ होता है, बोलता है कि हमें बेसिकली करीब 4 हफ्ते का रेस्ट देना होता है आफ्टर नेचुरल बर्थ। वो और भी बढ़ जाता है सी सेक्शन के साथ। तो आखिर इश्यू है क्या? कहीं मैंने पढ़ा था कि जो प्लेसेंटा होता है उसकी जो लेंथ होती है वो सी सेक्शन में सबसे ज़्यादा है। और ऑल्दो ये इलीगल है कि इसकी सेल हो, फिर भी स्टेम सेल्स में $2 बिलियन की इंडस्ट्री है एट प्रेजेंट, और मिडिल मैन को प्रॉफिट मिलता है अप टू $50,000। और इसका यूज हो रहा है अनप्रूवन थेरेपीज के लिए, और कई बार तो इसमें कंसेंट भी नहीं होते। अगर ये बात सच है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये सच है, और मैं किसी अच्छे इंसान की तरफ उंगली भी नहीं उठा रहा हूँ, किसी अच्छे डॉक्टर की तरफ उंगली भी नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि आखिर सी सेक्शंस का राइज क्यों हो रहा है, नेचुरल बर्थ क्यों डिमोट हो रही है। एक तरीके से प्रमोट होने की जगह हर चीज़ उस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। हमारा आयुर्वेद भी इसके खिलाफ बोलता है कि ऐसा ना हो। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, थोड़ी रिसर्च आप खुद करें। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं कुछ नया सीखूं, मेरी मेंटलिटी सही हो सकता है मैं गलत हूं। तो पर अगर मैं सही हूं तो ये बहुत ही ग्रिम सिचुएशन, और जो हम आज के हीरो की बात कर रहे हैं ये प्रूव करता है कि ये बहुत ही गलत सिचुएशन। उन्होंने चलती ट्रेन में वो कर दिखाया जो डॉक्टर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल में नहीं कर पाते विदाउट दैट मच ट्रेनिंग। तो मैं तो कहूंगा दाई प्रथा वापस आनी चाहिए। मैं रूढ़िवादी नहीं, मैं खुद एआई से बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं मैं टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से यूज कर रहा हूँ, पर मैं समझ रहा हूँ कि कहाँ गलती हो रही है, और यही मेरा पॉइंट है कि गलती कहीं हो रही है। हमें हमारे हीरो से सिर्फ कहानी सुन के उसको भूलना नहीं, हमें समझना कि उससे हम क्या लेसन ले सकते हैं। ये कहानी कई बार कवर हो चुकी है, पर इस एंगल से कहीं कवर नहीं हुई होगी। फाइनल सेगमेंट की मोदी जी से कहें, आज जो हमने कहानी कवर करी सुनील जी की, उसका मुख्य कारण ये था कि ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे बच्चों की जिंदगी बहुत खतरे में है, और जिस तरीके से दुनिया की हालत हो रही है हमें ये नहीं पता कि कल क्या होगा। तो हमें अपने बच्चों को सही दिशा अभी से सिखानी होगी, उन्हें कल के लिए तैयार करना होगा, और इसमें हमारी गवर्नमेंट ही सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकती है। अगर हम अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। पहला, कर्मयोग। अपनी ड्यूटीज को बिना किसी फल की इच्छा के परफॉर्म करो, कार्य करो, फल की इच्छा मत करो। ये बात बोलना बहुत आसान है, पर ये लोग भूल जाते हैं कि किसी को अगर कोई खाना भी खिला रहा है तो वो कुछ अपेक्षा कर रहा है। आपको मुफ्त में सिर्फ आपके माँ बाप ही खाना खिलाते हैं और कोई, ये बात हम भूल रहे हैं। तो हम उनकी इज्जत कम कर देते हैं, हम बहुत सारे एटीट्यूड्स में आ जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, और हम ये भी नहीं सोचते कि हमारे कर्मों का फल क्या है। तो हमें जो कर्म करना है वो सही होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए, हमें सही सीख मिलनी चाहिए। और आज सब रट्टू तोता बन रहे हैं, पर सही सीख कोई नहीं दे रहा, तो हमें उन्हें वो याद दिलाना है।
दूसरा, धर्म, राइचियसनेस, इंटेग्रिटी। सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, हम राम जी की बात करते रहते हैं, पर आज कौन इतनी मोरल स्ट्रेंथ रखता है कि वो मुसीबतों में धर्म का साथ दे? सूफी टीचिंग्स भी यही कहती हैं। रूमी जो कहते हैं कि अपने अंदर के सच को जाने, सच्चाई को जाने, डिवाइन लव को जाने, जस्टिस को समझें, उसका रास्ता क्या है उसे समझें। हम सीता की बात तो करते हैं, पर उस रास्ते पे चलना कोई नहीं चाहता। पूजा पाठ में हम वो याद कर लेंगे और वाह वाह कर लेंगे, पर हम क्या वो करने के लिए तैयार हैं जो उन लोगों ने किया? एक नेचुरल लॉ है बैलेंस का, जो कि हम भूलते जा रहे हैं। हमें भी दोबारा सीखना होगा, हमें हमारे बच्चों को भी दोबारा सिखाना होगा कि गलती की सजा तो मिलती है, आज नहीं तो घूम कर मिलेगी। 5 साल बाद भी मिल सकती। आज पैसा दिख रहा है, पता नहीं कल क्या हो। मैं खुद देखा, अपने साथ होते हुए देखा, मैंने अपना लेसन सीख लिया। अगर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो कल हो सकता है उनको ताकत मिले सही करने का। दूसरा, अहिंसा। ये गीता का भी कोर है, ये वेदों का भी कोर है। हमें काइंडनेस जिस कहते हैं, वर्ड हम जिसे कहते हैं संवेदना, कि दूसरे की सिचुएशन को समझो, तब आप समझ पाते हो कि वो किस चीज से गुजर रहा है। तो हो सकता है आपका जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। हर चीज का जवाब हिंसा नहीं हो सकती। कोई अगर आप पर अटैक कर रहा है तो डेफिनेटली आप पलट के वार करो, पर पहले सोच लो कि वो अटैक क्यों कर रहा है। जैसे आपको कोई बुली कर रहा है, तो हो सकता है उसको कोई घर पे बुली कर रहा, तो उसने वही सीखा तो वो आपके साथ किया, इसलिए उससे नफरत करके क्या फायदा? समझ रहे हैं? उस पे तो दया आनी चाहिए। तीसरा, आत्म जानना, अपने आप को जानना, सेल्फ रिफ्लेक्शन सबसे जरूरी चीज है। ये हर शास्त्र में कहा गया है, रामायण में कहा गया है, हनुमान जी की कहानी को ले लो तो वो डिवोशन, इंट्रोस्पेक्शन और ताकत की मिसाल थे। पर उससे भी ज्यादा जरूरी जो बात थी कि उनमें सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप को समझने की ताकत थी, और उसने उनको अमर बना दिया। यही कहा जाता है ना, चिरंजीवी। हनुमान जी एक चिरंजीवियों में से हैं। और अगर क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्राइस्ट भी यही कहते थे। शांति से बैठ के सिर्फ ध्यान लगाने की जरूरत नहीं होती है। अपनी भावनाओं को समझना, अपने नॉलेज को समझना, हमारे शास्त्रों को समझना और फिर उस पर अमल करना, ये बहुत जरूरी है आज के समय में, जब आप हर चारों तरफ मतलब त्राही मची हुई है, हर जगह लोग हैं, दिन भर हम स्क्रीनों से घिरे हुए हैं, हमें मौका नहीं मिल पा रहा कि हम सोचें कि आज हमने क्या गलत किया, क्या सही किया। जब ये करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो हम कल वो गलती दोबारा करेंगे, परसों वही गलती दोबारा करेंगे, हम सीख नहीं पाएंगे। ये बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। और ये सब चीजें जो हैं, मेरे हिसाब से जो हमारे परिवार जन हैं, जो हमारे माता पिता हैं, वो बोल तो देते हैं, और जब खुद ही नहीं कर रहे होते तो बच्चे उनका क्यों सुन रहे? आप एग्जाम्पल तो सेट कर नहीं पा रहे हैं। तो ये चीजें अब हमारी गवर्नमेंट के थ्रू भी आनी चाहिए, और कोई रास्ता नहीं बचा है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। और आखिरी जो मैं बोलूंगा वो है, इस दुनिया में कुछ भी पक्का नहीं, हर चीज बदलती है। और अगर हम स्टेबिलिटी को खोजते रहेंगे, अगर हम ऐसी फीलिंग को खोजते रहेंगे कि जहां हमें सिक्योरिटी फील हो और हम
हर बदलाव से डरें और भागें, तो हम हमेशा परेशान होते रहेंगे। हमें सीखना है आने वाले परिवर्तन को अडॉप्ट करना। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एआई। इस पे मेरा अगला सेगमेंट आप ज़रूर सुनिएगा। मैं आपको ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा कि आप भौचक्का रह जाएंगे। हमारी दुनिया, हमारी ज़िंदगी बहुत स्पीड में बढ़ने वाली है, बदलने वाली है, और अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे। लड़ाई झगड़े ये सब तो बहुत छोटी बात है। हमारा मेन इशू जो है वो टेक्नोलॉजी बनने वाला है, क्योंकि सारी लड़ाइयाँ टेक्नोलॉजी के थ्रू होंगी, और जो उसे कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज फिर सुना। अगले सेगमेंट के लिए डेफिनेटली तैयार रहिएगा, आपको बड़ा मजा आने वाला है। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, शब्बा खैर और नमस्कार। एंजॉय योर डे, बाय।